हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे एल्किल एंड एरिल हैलाइड, जिसका लेक्चर नंबर 11 आज हमको पढ़ना है। पिछले सेक्शन में हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें हमने बताया था आपको कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहले को हमने बोला था SN1 या सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1, और दूसरे को हम बोलते हैं SN2 या द्विअणुक क्रियाविधि, SN2 और बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। जो SN1 था वो यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म था, या ऐसे कहिए एक अणुक क्रियाविधि था, लेकिन जो SN2 है वो द्विअणुक क्रियाविधि है। SN1 में आपने देखा है कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो बस एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। लेकिन जो SN2 मैकेनिज्म है इसको हम देखते हैं, इसके बारे में हमको डिटेल में बात करना है। तो जो SN2 या द्विअणुक क्रियाविधि होती है, इसमें इस प्रकार की क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। अतः यहाँ पर अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड जो क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है, तथा नाभिक स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया जो होती है वो बाइमोलिकुलर है, किसमें क्योंकि SN2 अभिक्रिया में दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके, या ऐसे कहिए कि दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे SN2 अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है, डिपेंड होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वो प्रोपोर्शनल है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। मतलब यदि एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो भी SN2 अभिक्रिया का दर ज़्यादा होगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो भी SN2 अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस प्रकार की कैसे SN2 अभिक्रिया होती है। जो SN2 अभिक्रिया होती है वो एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, या ऐसे कहिए कि जो SN2 अभिक्रिया है वो एक ही पद में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसमें दर निर्धारक पद, या जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, दो अणुओं की सहसंयोजकता कोवैलेंसी परिवर्तित होने के कारण एक मध्यवर्ती बनता है, या एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3Br, जिसको हम बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड, और इस पे एक न्यूक्लियोफाइल जो क्या है OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस। आपको पता है कि जनरली जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उस पर कैसे आवेश होते हैं, निगेटिव आवेश होते हैं। तो देखिए मतलब एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस मेथिल ब्रोमाइड पे यदि अटैक करेगा तो पहला मतलब ये मंद स्टेप है, मंद रूप से ये अभिक्रिया होगी, बहुत धीरे धीरे से ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। इसको हम बोलेंगे संक्रमण अवस्था। क्या कहेंगे, संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को हम कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड या ट्रांजिशन स्टेट हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ से जुड़ा हुआ क्या है ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस वो क्या होगा, मेथिल से क्या होके डायरेक्टली जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। जैसे देखिए CH3Br है, आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, जाके OH माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिस वजह से जाके कार्बन के साथ एक पार्शियल बॉन्डिंग होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे होता क्या है कि जैसे CH3 है, ठीक है, या कार्बन है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वैलेंसी, 3 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन से क्या है, परिपूर्ण है। लेकिन जब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है तो कार्बन मतलब 3 हाइड्रोजन से तो जुड़ा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे OH माइनस CH3 को अटैक करता है तो यहाँ पे CH3 और OH के बीच में बंध बनना शुरू हो जाता है, और CH3 और Br के बीच में बंध वीक होता जाता है। मतलब एक बंध धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाती है
और दूसरी बंध धीरे धीरे क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। तो आपको पता है कि जो बंध स्ट्रांग है वो मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो बंध या जो बॉन्ड वीक है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो इस वजह से जो मेथिल ब्रोमाइड था उसमें ब्रोमीन वहाँ से गायब हो जाएगा या ब्रोमीन वहाँ से बाहर चला जाएगा, और जो OH है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। तो ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है। आपको पता है यहाँ पे O पे पार्शियल निगेटिव होगा और ब्रोमीन पे भी पार्शियल निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद जो मध्यवर्ती यौगिक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो गई है, 5, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। मतलब कभी कार्बन की वैलेंसी 5 हो ही नहीं सकती, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट में एक ऐसे कहिए कि काल्पनिक एक इंटरमीडिएट बना है जिसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 5। और कार्बन की वैलेंसी अगर यदि 5 हो गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है या बहुत ही ज़्यादा अस्थायी है। और कोई भी चीज़ यदि अस्थायी है तो पक्का वो बहुत तेज़ी से क्या होती जाती है, टूट जाती है। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो क्या होता है, टूटता है, और इंटरमीडिएट टूट के यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, बहुत तीव्र गति से ये इंटरमीडिएट टूटता है, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, CH3OH प्लस यहाँ पे Br-। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब मैकेनिज्म को समझना, बस आपको आपके एग्जाम में कभी भी मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैकेनिज्म के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो अभिक्रिया की दर है, एल्किल हैलाइड मतलब जो एल्किल हैलाइड है उसके कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ऐसे समझिए कि जो CH3Br है उस पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो CH3 का OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, और Br माइनस के साथ उसकी बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी। यहाँ पे एक संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जो कैसा होगा, जिसमें कार्बन की वैलेंसी आपको 5 दिखती हुई प्रतीत होगी, और आपको पता है कि कार्बन की ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंसी कितनी हो सकती है, 5। तो यहाँ पे जो मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है, उसका बिल्कुल ही अस्थायित्व नहीं है, और जिस चीज़ का अस्थायित्व नहीं है वो पक्का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो SN2 अभिक्रिया किस प्रकार से होती है।